हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। और अगले जन्म में बिटिया ना कीजिए, वालिदैन लड़कियों की शादी के लिए जहेज देने पे मजबूर। माशरे की बेहिसी या शादी असल में जहेज का है हुसूल। दीन की रोशनी में इसका हल जानेंगे गुड मॉर्निंग आज में। तो जनाब, ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज। अब हम ऐसा करते हैं कि टॉप स्टोरीज के बाद जो है मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं और जानते हैं कि हमारे मुख्तलिफ शहरों में आज क्या सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम वफाकी दारुल हुकूमत का रुख करेंगे, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे वसीम रजाक, और उनसे जानते हैं कि आज क्या सियासी गहमा गहमी है, आज कौन कौन से इवेंट है। जी वसीम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत में सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी। यहाँ पर आज अहम केसेस की समाअत होगी। सबसे पहले बात करेंगे एग्जैक्ट की, जिसके 44 के करीब जो मुलजमान हैं उनको आज इन पर्सन यहाँ पर ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इसके अलावा इंतखाबी इस्लाहात एक्ट 2017 की शिक 203 है, उससे मुतल्लिक केस की समाअत अभी जारी है, उस केस की भी समाअत आज होगी। इसके अलावा नाइकोप नादरा की जो बैरून मुल्क फीसिस शरारती कार्ड के हवाले से चार्ज की जाती हैं, उन फीसिस से मुतल्लिक केस की समाअत भी आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच उन केसेस की भी आज समाअत करेगा। इसके अलावा अगर वफाकी दारुल हुकूमत सिटी की बात करें तो आज IG पुलिस है वो एक सेमिनार में शिरकत करेंगे। इसके अलावा आज तलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया गया। एहतजाजी सही, वसीम रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं और वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल से आगाह कई अहम केसेस की आज समाअत होनी है। लाहौर का रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि जिंदा दिलाने लाहौर आज किस तरह से अपना दिन गुजारेंगे। हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा, आज क्या कुछ होने जा रहा है तमाम दिन लाहौर में? जी बिल्कुल, आज का दिन भी मसरूफ़ ही गुजरेगा क्योंकि आज दिन का आगाज़ जो है वो पंजाब असम्बली के सेशन से होगा। पंजाब असम्बली का सेशन कल भी हम लोगों ने देखा, महकमा स्कूल जो है स्कूल एजुकेशन, उसके मुतालिक सवालात और जवाबात हुए, लेकिन आंसर देने का जो वक्त है और आंसर देने के लिए जो सेक्रेटरीज थे वो वहाँ पर मौजूद नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अब मैं एक अहम चीज़ बताती जाऊँ कि कल से यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। कल यहाँ पर महकमा तालीम के भी मुलाजमीन जो थे, महकमा लिटरेसी, वो भी यहाँ पर मौजूद है, एहतजाज कर रहे थे अपने मुतालबात के लिए। और यहाँ पर आज अभी तक जो धरना जारी है वो महकमा सेहत के हेल्थ न्यूट्रिशन जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से मुलाजमीन जो हैं वो आज भी एहतजाज किए हुए हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि उनको 10 साल से मुलाजमत में रखा हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी तनख्वाहों में ना तो इजाफा किया गया है। 5000 तनख्वाह में वो सारे के सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं किया गया है और ना ही उन्हें मुस्तकिल किया गया है, जिसकी वजह से आज भी उनका धरना जारी है। कोई सेहत के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, कोई सुनवाई हुई इंतजामिया की जानिब से कोई आया इनके पास? हम देख सकते हैं आपके पीछे लोग बैनर्स उठाकर जो है खवातीन खड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, यही मैं आपको बताने लगी थी कि यहाँ पर भी मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं आया। मुज़ाकरात के लिए जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे तो यकीनन इनका यही दावा है कि जैसे ही यहाँ पर कोई पहुँचता है और उनसे उन्हें मुस्तकिल मुलाजमत के लिए जो यकीन दहानी कराई जाती है तो फिर ये यहाँ से एहतजाज जो है वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पर उनके लिए इनके पास कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुँचा है, जिसकी वजह से आज भी ये धरना जारी है। पहले तो ये कल जो धरना था चेयरिंग क्रॉस पर दरमियान में सड़क ब्लॉक की गई थी, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। जारी है, उनका यही कहना है कि उनको मुस्तकिल किया जाए। अब देखना ये कि इंतजामिया कब जाती है। तो जनाब, हमारी चाय आ चुकी है, हुमा भट्ट हमें अपडेट कर चुकी हैं, मुख्तलिफ शहरों का हम हाल जान चुके हैं, सियासी गहमा गहमी चल रही है और कराची के हवाले से मुत्तहदा पाकिस्तान में काफी जोड़ तोड़ चल रहा है। इस हवाले से डिस्कशन करेंगे डिटेल में, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ जिक्र हो जाए भाइयों के इख्तिलाफात का। गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी हैं, लेकिन अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और अब आज फारूक सत्तार बहादुराबाद जाएंगे, जहां राब्ता कमेटी से इनकी अहम मुलाकात होगी। दोनों ग्रुप्स की जानिब से सेनेट में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराए गए और इसी दौरान जज्बाती मनाजिर भी देखने में आए, लेकिन लगता है कि ताल्लुकात की सरदमोहरी अभी भी बरकरार है। अरकान राब्ता कमेटी एक बार फिर फारूक सत्तार की रिहाइशगाह पहुंचे, लेकिन सिर्फ लस्सी पीकर वापस चले गए। फारूक सत्तार उनसे मिलने बाहर ना आए। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भाइयों का मसला अभी तक हल न हुआ। राब्ता कमेटी और फारूक सत्तार के दरमियान राब्ता ना हो सका। गुज़िश्ता रोज फारूक सत्तार की गिले शिकवे दूर करने तमाम राब्ता कमेटी के अरकान PIB पहुँचे,
जहां मुलाकात के लिए 1 घंटे इंतजार करना पड़ा, लेकिन मुलाकात ना हो सकी। बादअज़ां राब्ता कमेटी के अरकान को वापस लौटना पड़ा। कुछ देर बाद ही फारूक सत्तार बाहर आए और बोले, मैं गहरी नींद में था, साथी बगैर बताए आ गए थे। मैं सो गया था 8:30 बजे। 10:15 बजे मुझे बताया गया कि ये सब मेरे साथी, मेरे भाई, मेरी बहनें आ गए हैं, बस मुझसे मिलने के लिए आ गए। मैं तो ये भी नहीं कहता कि मज़ाकरात के लिए आए, वो तो बाकायदा हम आपस में बैठेंगे तो हम राब्ता कमेटी का इजलास करेंगे। इस मौके पर किश्वर जहरा का कहना था कि फारूक सत्तार आज बहादुराबाद जाएंगे। ये मरकज नहीं है, ये फारूक भाई का घर है, जिसके दरवाजे हम सबके लिए हर वक्त खुले हुए हैं। फारूक भाई कह रहे हैं कल आना था, आज आ गए, तो ये तो मोहब्बत थी कि हम आ गए। और अब शायद मैं तो मिली नहीं, वो उदास भी होंगे कि बाजी की तो मुलाकात होगी और हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये कल आएंगे। राब्ता कमेटी के अरकान और फारूक सत्तार के इख्तलाफात वाकई खत्म हुए हैं या नहीं, आज पता चल जाएगा। इससे पहले फैसल सब्जवारी ने फारूक सत्तार के घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। तो अब मुस्तकिल बुनियादों पर 4 दिन से ये रविश चल रही है कि पहले फारूक सत्तार तो खैर पहले गुफ्तगू नहीं करते, पहले राब्ता कमेटी बात करती है और फिर रिएक्शन के तौर पर फारूक सत्तार सामने आते हैं। तो कल फैसल सब्जवारी ने क्या कहा फारूक सत्तार के बारे में और ओवरऑल सिचुएशन के बारे में, वो आपको दिखाते हैं। ये सूरत हाल बरकरार रही। कोई 1 घंटा और 10 मिनट तक हमने इंतज़ार किया। फारूक भाई तशरीफ़ नहीं ला सके हमसे मिलने के लिए अपने घर की छत पर। तो हम वहाँ जो साथी थे उनको हमने बता दिया कि आप बता दीजिएगा फ़ारूक भाई को कि अब हम जा रहे हैं और जो भी सूरत हाल होगी हमें मुतला कर दिया जाए। अब हमारी दरख्वास्त है फ़ारूक भाई से कि एक बार फिर हम आपके घर आ गए थे। आपने फरमाया था कि आप आएंगे बहादुराबाद, मीटिंग करेंगे, आप नहीं तशरीफ़ लाए तो हम एक दफ़ा फिर चले गए। आप नहीं मिल पाए, कोई बात नहीं, तो आप बराए मेहरबानी अब तशरीफ़ ले आइएगा। तो जनाब गुज़िश्ता 4 दिन से सूरत हाल चल रही है। राब्ता कमेटी जाती है फारूक सत्तार के घर पर, वहाँ पर मुज़ाकरात भी होते हैं। कल तो नहीं हो सके, लेकिन इससे पहले 3 दिन में कोई 8-9 बार ये मुज़ाकरात हुए, लेकिन अभी तक जो गुत्थी है वो सुलझ नहीं सकी। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में नहायत ही रिलेटेड और मौजूद शख्सियत मौजूद है। सलीम शहजाद साहब साबिक रहनुमा MQM के और सीनियर सियासतदान भी हमारे साथ मौजूद हैं और नफीस नईम साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज बोथ ऑफ यू। सर बहुत खुशी हुई कि आज आप हमारे स्टूडियोज में आए। जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है MQM के हवाले से, आपसे बेहतर शायद MQM को कोई नहीं जानता, इतना अरसा आप पार्टी के साथ रहे। सर 4 दिनों में जो सूरत हाल बनी उस पर तज्जियाकार हों या दीगर सियासतदान हों, वो ये कहते हैं कि हमने MQM में बड़े कड़े दौर देखे, बड़ी मुश्किलात आई, लेकिन जिस तरीके से MQM का जो करैक्टर रहा, जो पॉलिसी रही, वो करैक्टर अब नजर नहीं आता। इतने बिखर गई है कि पहले 2 धड़े फिर अब 4 धड़े। क्या कहेंगे? देखिए ये MQM वो MQM तो है नहीं। ठीक। और आज मैं रात भर ये सोच रहा था कि मसला क्या है, रूठने का मसला है या सीट का मसला है। पहले तो मैं समझ रहा था कि सीट का मसला है, ये हल हो जाएगा। ठीक। लेकिन अब मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये फारूक भाई रूठ गए हैं या फारूक भाई ने आना का मसला बनाया है। ये देखिए MQM कोई आज की जमात नहीं है, तकरीबन 38-40 साल हो गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने दरिया बिछाई, जिन्होंने काम किया बहुत, लेकिन अब वो अपने ट्रैक से हट चुके हैं। ये अब गरीब मुतवसत तबके की जमात नहीं रही। अब लैंड क्रूज़र में घूमते हैं। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह लैंड क्रूज़र और पजेरो और पता नहीं हाईलैक्स क्या क्या गाड़ियाँ उनमें घूमते हैं। सर वो कहते हैं ज़माना भी तो मॉडर्न हो गया। मॉडर्न ज़माना हो गया तो फिर जहाज़ ले लें आप। तो लोग जहाज़ लेने की भी सलाहियत रखते हैं। जहाज़ 17 लाख में आता है ना? नहीं है, ऐसी सलाहियत है। अच्छा। 17 लाख में बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो अपना जेट रख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। खैर देखिए, आपने जमात जो बनाई थी, आपका नारा ये था, हमारा नारा ये था कि हम गरीब और मुतवसत तबके के लोगों को ऐवानों में लेके आएंगे। इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि 87-88 में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, हम सब हाइडिंग में थे, अल्ताफ़ हुसैन साहब जेल में थे, और इसी मुतवसत तबके ने पूरे कराची से हैदराबाद से जो है मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसलर मुंतखब किए। एक बड़ी भारी तादाद में ऐवानों में और शहर कराची में और पाकिस्तान में लोगों की आंखें खुल गई, क्या हो गया। उसके बाद 88 के जनरल इलेक्शन में, 90 के जनरल इलेक्शन में जो है आपने पहले 13 सीटें ली MNA की, 23 MPA की, फिर 14 MNA की सीट ली, 28 MPA की। खुद मैं 2 दफ़ा MNA बना, मैंने एक दफ़ा 90,000 वोट लिए, एक दफ़ा 99,000 वोट लिए।
कोई अपनी जेब से पैसा नहीं देता था, आवाम पैसा देती थी। MQM को मैं कहता हूँ कि MQM अब 3 हिस्सों में, 3 अदवार में आप MQM को ले लें। 78 से 92, 92 से 2001 और 2001 से 2018। ठीक। 1978 से लेकर 1992 की MQM एब्सोल्युटली फंटास्टिक MQM थी। मकसद ये कि कोई काउंसलर भी 1 रुपया लेते हुए सोचता था कि इतना चेक एंड बैलेंस थी। 92 के फौजी ऑपरेशन के बाद जो है वो MQM के कायद बाहर चले गए, एग्जाइल पे चले गए, हम तमाम लोग भी एग्जाइल में चले गए, MQM बिखर गई। MQM थोड़ी सी असम्बली 97, 98 में, 2001 में फिर परवेज मुशर्रफ साहब का कू आया। 2001 से लेकर 2013 तक जो इख्तिदार में रहे ना, बिला तफरीक के फुल मेजॉरिटी के साथ, पावर्स के साथ, परवेज मुशर्रफ के साथ, जरदारी के साथ, इन सब ने फिर क़यादत बाहर थी। इससे इन सब की जो आदतें थी वो ख़राब हो गई। सब्ज़ी खाने वाले गोश्त खाने लगे और गोश्त खाने वाले जो है वो उससे ज़्यादा अच्छे वाला गोश्त खाने लगे। तो मौजूदा सूरत हाल जो है वो भी इसी तनाजुर में हम देखें, चूँकि अब गोश्त खाने की आदत पड़ गई है तो उसको अफोर्ड भी करना है और इसीलिए फिर जो सेनेट के टिकट्स हैं वो भी उसी हिसाब से देने हैं कि आपका घर भी चलता रहे। नहीं, मौजूदा तनाजुर में तो अब ये है कि ये है इक़्तिदार की जंग, और इक़्तिदार एक तरफ फारूक सत्तार साहब हैं, एक तरफ आमिर खान है। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि फारूक सत्तार बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत उनकी कुर्बानियाँ हैं, बड़े अच्छे ओहदों पर हैं, लेकिन बहुत कमज़ोर। अच्छा सर, जहां आप बात करें कि लीडिंग क्वालिटीज़ की आप बात करें ना, कि उनकी लीडिंग क्वालिटीज़ जो हैं वो इस तरह इतना कैपेबल नहीं लगते हैं कि वो तमाम लोगों को यूनाइटेड कर सकें और तमाम लोगों को लेके साथ चल सकें सर। लेकिन अभी जो मौजूदा जो करंट MQM की सिचुएशन है उसमें जो सेंटर ऑफ फोकस है वो है कामरान टिसौरी। अब जैसे कि आपने इतना टाइम मुत्तहिदा को सर्व किया, मुत्तहिदा पाकिस्तान को, MQM को, और उसके बाद आप ही की तरह कई ऐसे रहनुमा भी हैं जो अभी तक पार्टी के साथ इंटैक्ट हैं और शायद सिंसियर भी हैं उसी तरीके से जैसे वो पहले थे। लेकिन अब उनका ये कहना है जी एक कामरान टिसौरी आए, 1.5 साल उन्होंने जो है वो फाइनेंस दिया और उसके बाद जो है सारा कुछ उनका, ये क्या इशू है आपको इसके ऊपर? मैं बिल्कुल सही ये सही कहते हैं, एक तरह से इनका ऑब्जेक्शन सही है, लेकिन मेरा सवाल ये होता है कि जब कामरान टिसौरी को राब्ता कमेटी का मेंबर बनाया गया तो क्यों नहीं इतराज़ किया आपने? ठीक। जब उनको डिप्टी कन्वीनर बनाया गया तो आपने क्यों नहीं इतराज़ किया? जब उनको बाई इलेक्शन में क्या नाम है टिकट दिया गया फिर आपने क्यों इतराज़ किया? आज सेनेट के इलेक्शन में आप क्यों इतराज़ कर रहे हैं? नहीं सर, वो तो ये कह रहे हैं कि डिप्टी कन्वीनर के हवाले, हमने खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि हमने हर मामले पर एतराज़ किया। डिप्टी कन्वीनर का जब फारूक सत्तार ने डिसाइड किया उस वक्त भी हमने ये मुश्किल इसको एब्जॉर्ब किया, हमने इसको बर्दाश्त किया कि ठीक है कर लें, तहफ़्फ़ुज़ात उस वक्त भी थे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ कामरान टिसौरी का ही इशू नहीं है, एक कोई और बड़ा इशू है। तो क्या आप समझते हैं, क्योंकि आप तो इनकी जड़ों में भी रहे हैं, आपको मालूम है, फिर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए माइनस अल्ताफ़ हुसैन के बाद जो है आप किसको, हमारे पास पूरा चांस थे, MQM के पास पूरा चांस था कि MQM जो है वो असरों रिवाइव करती और एक पॉलिटिकल सियासी जमात बन के उभरती और अपने वो तमाम जो उस पर बदनुमा धब्बे थे वो ख़त्म कर सकती थी। उसके बावजूद ऐसा ना हुआ, तो आप किसको समझते हैं इसका जिम्मेदार? देखिए इस सेटअप में, करंट सेटअप में पूरी सेटअप की जिम्मेदारी जो है फारूक सत्तार पे आती है। देखिए लीडर जो होता है ना, उसका एक विजन होता है, एक विजन के साथ वो लेकर के चलता है। वो किसी को डांटता भी है, किसी को प्यार भी करता है, किसी के साथ नाराज़गी भी करता है, लेकिन वो सबको लेकर के साथ चलता है। ये बड़े अफसोस की बात है कि फारूक सत्तार बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, सीनियर डिप्टी कन्वीनर भी रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, मेयर भी रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है। लेकिन लीडर बाय बर्थ होता है, बाय बॉर्न लीडर होता है। लीडर ये नहीं होता है कि बहुत से लोगों को देखा है कि वो लीडरी करते हैं, सीख करके लीडरी करते हैं, लेकिन उसमें तादाद बहुत कम होती है। ये फारूक सत्तार की कायदाना सलाहियतों का फुकदान है कि वो इतने छोटे से मसले को आना का मसला बना लिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए आमिर खान साहब चाहते हैं कि मेरी हेजमनी रहे, मैं चाहूँ, मैं जो कुछ करूँ वो मेरी बात मानी जाए। फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि मैं
इसका क्या नाम है लीडर हूँ, इसका सरबराह हूँ, मेरी बात मानी जाए। ये जंग अब उसकी चल रही है। पहले ये शुरू हुई थी कि कामरान टसूरी से। सलीम शहजाद साहब, अगर हम 22 और 23 अगस्त की बात करें, 23 अगस्त को फारूक सत्तार आए, उन्होंने पार्टी को इंटैक्ट करने की कोशिश की, सब लोगों को लेकर वो साथ चले। अगर कामरान टसूरी वाला फैक्टर हम माइनस कर दें तो फारूक सत्तार की ही लीडरशिप में जो एमक्यूएम के चंद ऑफिस खुले हैं, वो भी ज़ाहिर है क्योंकि सारे ऑफिस बंद थे, अब चंद एक ऑफिस खुले हैं, एमक्यूएम कहीं ना कहीं काम कर रही है, तो ये क्रेडिट तो बहरहाल उनको देना चाहिए। सिर्फ कामरान टसूरी वाले इशू पर कुछ गलतियां उन्होंने कर दी और वो फाज गलतियां साबित हो गई। अगर इस फैक्टर को माइनस करें तो फिर आप उनकी लीडरशिप को कैसे? नहीं जी, मैं इस बात से को बिल्कुल तस्लीम नहीं करूँगा कि उन्होंने जो है वो 23 अगस्त के बाद जो है, ये तो लॉटरी खुल गई है। अच्छा, वहाँ लंदन में खुदकश हमला हुआ, यहाँ इनकी लॉटरी खुल गई। मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या 23 अगस्त से पहले तकरीरें नहीं हो रही थी? क्या 23 अगस्त से पहले अल्ताफ हुसैन साहब बहुत सारी बातें नहीं करते थे? आखिर इनमें इतनी अखलाकी जुर्रत क्यों नहीं थी कि वो खड़े होकर के बोलते कि ठीक है ये बातें गलत हो रही, मैं एमक्यूएम को छोड़ता हूँ। मैंने इसकी मिसाल कायम की, मैंने 2013 में एमक्यूएम को छोड़ा जब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं। और आपको याद होगा कि एक टीवी चैनल में मैंने आकर के बबांगे दोहल का। उस वक्त पाकिस्तान में रहते हुए एमक्यूएम को कोई कैसे छोड़ सकता था? सबको पता था उसका नतीजा क्या होना है। ठीक है, देखिए अगर अल्लाह पर ईमान नहीं है और ये खौफ है, इंसानों से खौफ है, तो मैं समझता हूँ कि फिर सियासत नहीं करनी चाहिए। अच्छा सलीम शहजाद साहब, जिस तरीके से आपकी बात कर रहे हैं कि इससे पहले भी इनको ख्याल नहीं आया, इससे पहले भी इस तरह की स्पीचेस की जा रही थी, तो डेफिनेटली ये सवाल तो उनसे लोगों ने बहुत पूछे हैं इस सानिया के बाद, इस इंसिडेंट के बाद कि जी आपने पहले क्यों नहीं स्टेप लिया, उसका उन्होंने जवाब भी दिया है। जो अगर हम मौजूदा बात करें फारूक सत्तार के हवाले से, अगर आप अभी भी इस पार्टी के साथ होते जो एमक्यूएम पाकिस्तान है अब, तो आप किस ग्रुप में होते? पीआईबी ग्रुप में होते या बहादुराबाद ग्रुप में? सबसे पहले तो मैं किसी ग्रुप में नहीं होता, ठीक, क्योंकि मैं ग्रुपिंग का सोचता भी नहीं हूँ और मैं कायल भी नहीं हूँ कि कोई ग्रुप बनाया जाए। ठीक, देखिए ये जमात किसी फर्द वाहिद की नहीं है। ठीक, इसे अवाम ने अपनी जान, माल और हर तरह से क्या नाम है मदद करके इस मुकाम पे पहुँचाया। मुझे अच्छी तरह याद है 70 का ज़माना था, हम कहीं इलेक्शन में वो जलसे में गए हुए थे और वहाँ पर हम उस ज़माने में झोली फैला करके चंदा जमा करते थे। ख़वातीन ने अपने कानों से बालियां, अपने हाथों से चूड़ियां निकाल करके उसमें डाली हैं। लोगों ने अपने बच्चे शहीद किए। खुदा के वास्ते कम से कम पहले इस शोदा कब्रिस्तान जिसका आप बड़ा नाम सुनते हैं, उसमें सिर्फ एक कब्र होती थी और वो कब्र थी हमारे बहुत अच्छे साथी थे, उनकी कब्र थी। उसके बाद आज भरा हुआ कब्रिस्तान, आपको यकीन आएगा कि उस शोदा कब्रिस्तान में मेरी बहन भी है जो शहीद हुई थी। किसी को नहीं पता होगा, ना मैं कभी तशहीद करता हूँ, ठीक है। आज वो भरा हुआ है। क्या हमने ये जमात इसलिए बनाई थी कि इस जमात पे जो है वो टारगेट किलिंग का इल्ज़ाम लगे, भत्ताखोरी का इल्ज़ाम लगे, रॉ के एजेंट ये बन जाएं, चाइना कटिंग ये बन जाएं, अपने लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करके इस मुकाम पर पहुँचे? मैं कम से कम। अच्छा सर, आप ये ठीक है, आप ये कहते हैं कि फारूक सत्तार में कायदाना सलाहियत नहीं, वो पार्टी को लीड नहीं कर सकते, आप ये कहते हैं। क्या होगा मुतबादिल, क्या समझते हैं आप, कौन हो सकता है? और क्या फारूक नसीम साहब ने कल ये बात की कि 2/3 अक्सरियत से राब्ता कमेटी जो है वो कन्वीनर चेंज कर सकती है, क्या ऐसा है? देखिए मुझे कानून का तो इतना नहीं पता कि ऐसा है कि नहीं है, लेकिन आपका जो पहला सवाल था कि कौन करता, ये एक बड़ा यानी बुनियादी सवाल था कि कौन करता 23 अगस्त के बाद। वैसे तो इसमें और बहुत सारे अच्छे क्या नाम है लोग हैं जिनको अगर थोड़ा सा पॉलिश किया जाए तो वो कर सकते थे, लेकिन चूँकि फारूक सत्तार साहब के नाम से ये पार्टी रजिस्टर्ड है और चूँकि एमक्यूएम यहाँ रजिस्टर्ड है, लिहाजा उनकी हो गई। मैंने बताया कि लॉटरी खुल गई, वो हो गई। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं समझा था कि बहुत आगे लेकर के चलेंगे और वो बातें नहीं होंगी जो माजी में हुई हैं। यही वजह है कि लंदन से मैंने 23 अगस्त को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था और मैं तकरीबन 2-3 महीने तक फारूक सत्तार साहब से राब्ते में था, लेकिन उसके बाद ना फारूक सत्तार ने मुझसे रब्ता किया, ना किसी और ने रब्ता किया। शायद अगर मैं उस वक्त एमक्यूएम में आ जाता या 7 फरवरी 2016 को जब मैं आया था, अगर मैं एमक्यूएम में होता तो शायद आज अच्छा सर, आपने कहा कि पार्टी जो है वो फारूक सत्तार के रजिस्टर है, तो डेफिनेटली सारे लोग भी यही बात करते हैं। तो अब क्या लगता है जो फारूक सत्तार इतना जिद पे अड़े हुए हैं कामरान टसूरी के हवाले से, वो राब्ता कमेटी के किसी मेंबर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो फैसल सब्जवारी ने भी काफ़ी उनको मनाने की कोशिश की, आंसू भी निकल आए उनके, तो क्या वजह है सर कि 30 साल पुराने साथियों की जो आपकी रफाकत है, दोस्ती है, वो एक कामरान टसूरी पे इतनी भारी कैसे हो गई? क्या है कामरान टसूरी? नहीं, कामरान टसूरी का अब मसला नहीं है, अब मसला अना का मसला है। ये अना का मसला, अब मसला अना का है।
मैं भी पहले समझता था कि चलो कामरान टसूरी के मसले पर जो है वो थोड़ा सा अड़ गए हैं, जिद कर गए। परसेप्शन तो यही है कि जी एक कामरान टसूरी सब पे भारी। मैं समझता हूँ कि कामरान टसूरी ये तो नारा बहुत शुरू से है, और देखिए कामरान टसूरी जो है वो एक तरह के इन्वेस्टर भी रहे हैं। सही इन्वेस्टर। सलीम शाह साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपसे ये भी जानेंगे कि इस मौजूदा सूरत हाल में फारूक सत्तार का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और एमक्यूएम की मौजूदा सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं, जो गुज़िश्ता 4-5 दिन से इंतहाई टूट फूट का शिकार दिखाई देती है। शायद ये इख्तलाफात पहले भी थे, लेकिन अब मीडिया पर खुलकर ये अब सामने आना शुरू हैं। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सलीम शहजाद साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू हो रही है। और ब्रेक से पहले सलीम शहजाद साहब, एक सवाल आपके पास में छोड़ के गया था कि अगर मौजूदा सूरत हाल में कन्वीनर को हटा दिया जाता है, जैसे बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने भी कल कहा कि राब्ता कमेटी इनको हटा सकती है 2/3 मेजोरिटी के साथ, तो फिर इनका कोई रिप्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है कि आमिर खान जो दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे हैं वो क़यादत के अहल हैं? नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, कोई लीडराना सलाहियतें हैं अगर किसी में होती हैं तो शायद आज एमक्यूएम इस नहज पे नहीं पहुंचती, किसी में नहीं है। क्योंकि देखिए मैं लीडर अगर आप इस तरफ ले लें तो यहाँ से आपको जितने भी नज़र आएंगे वो MPA MNA रहे, राब्ता कमेटी में रहे, डिप्टी कन्वीनर रहे, कभी ऐसे नहीं। लीडर बनने नहीं दिया गया। किसने नहीं बनने दिया? जो यहाँ बैठे थे लोग यहाँ बैठे थे। देखिए एक लीडर, देखिए आप उनको लीडर नहीं कहेंगे, वो कायद थे, वो बानी और कायद कहलाते थे, ठीक है ना। बानी और कायद और लीडर में बड़ा फर्क होता है। जो आपको ग्राउंड पे लीड कर रहा होता है वो लीडर कहलाता है। फिर लीडर का मैंने जैसे पहले कहा कि एक विजन होता है, वो सबको लेकर के चलता है, और वो अपने रवैयों से अपनी बातों से ये जाहिर नहीं होने देता कि वो लीडर है। लेकिन सलीम शाह, लीडर बनाना एक कायद का होता है ना, कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी पार्टी को एक अपना मुतबादिल दे जाए। ज़ाहिर है उसने हमेशा तो नहीं रहना होता, उसके बाद भी पार्टी चलनी होती है। बेशुमार बनाया, अज़ीम तारिक बने, इमरान फारूक बने, मैं खुद कहूँगा कि मुझे उन्होंने बनाया। मैं इस बात में लेकिन सर आप अपने आप को बरीजुमा कैसे कर सकते हैं? देखिए आप कहते हैं कि मुझे लीडर बनाया, तो फिर आप पार्टी छोड़ के क्यों गए? आखिर इख्तलाफात क्या थे? फिर आपने पार्टी के लिए रिफॉर्म के लिए काम क्यों नहीं किया? फिर हमने ये सुना कि आपके इमरान खान साहब से आपने मुलाकातें की, KP के हाउस में आपने उनसे मुलाकातें की, आपकी पूरी कोशिश थी कि आप PTI ज्वाइन कर लें, लेकिन कुछ सिंध की फोर्सेस थी जो नहीं चाहती थी कि PTI में आपकी शमूलियत हो। आपको PTI के दरवाजे बंद हुए तो आपने अपनी पार्टी को आपने अनाउंस करना पड़ गया। इसकी क्या वजह? आप अपने आप को कैसे बरीजुमा कर सकते हैं? अगर MQM के पास अब कोई, आप कहते हैं कोई मुतबादिल क़यादत नहीं है, तो फिर क्या होगा? देखिए आपकी बात बिल्कुल, एक बात तो सही है कि 2013 में जो मैंने छोड़ा, उससे पहले भी मैं इख्तलाफ करता रहा। 2013 में जब मैंने छोड़ा था तो मेरी बात यही थी कि MQM की जो पॉलिसी है वो गलत है। उस ज़माने में चाइना कटिंग अपने उरूज पे थी, और वो मेरा ये इख्तलाफ रहता था बार बार। उस ज़माने में नदीम नुसरत साहब आ गए थे, वो डिप्टी कन्वीनर बन गए थे। मेरा ये इख्तलाफ होता था कि जिस तरीके से चलाया जा रहा है और जिस तरीके से तंजीम नौ को छोड़ करके छोटी छोटी बातों पे मीडिया से लड़ाई, सियासतदानों से लड़ाई, आपस में की चपकलिशें, इसे ख़त्म करके एक फोकस करना चाहिए कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा था। इसी बुनियाद पर PSP बनी। मैंने फिर उसके बाद 9/0 पे जो वाक़या हुआ था आपको पता है, जो मारधाड़ का, मैंने उस पर शदीद इख्तलाफ किया था कि ये गलत हुआ है, इसको यहीं दबा दिया जाए। अगर ये नहीं दबाएगी ये उभरेगी, ये नताइज इसके ख़तरनाक होंगे। लेकिन उस वक्त चूंकि मैं अकेला था पहले। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने उस टाइम पर एहतजाज भी किया, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, लेकिन सर अब जो MQM पाकिस्तान के हवाले से बातें की जाती हैं कि वो पहले ही इतना ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होने के बाद अब संभलने की कोशिश कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि MQM पाकिस्तान जो है, इसके जितने भी रहनुमा हैं, आप कहते हैं कि जब बिगनिंग थी तो बड़ा चेक इन बैलेंस था, फिर उसके बाद इनके ऊपर भत्तेखोरी का, टारगेट किलिंग का इल्ज़ाम लगा, लेकिन फिर भी इनमें से बहुत कम रहनुमाओं ने ये पार्टी छोड़ी, इस पार्टी के साथ इंटैक्ट रहे। अब दोबारा आए एक नई MQM पाकिस्तान के नाम से फिर ये पार्टी बनी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये अब MQM पाकिस्तान नहीं है, एक्चुअली ये एक नई पार्टी है जो कराची में उभरने की कोशिश कर रही है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपकी बात भी जरा करूँगा, पहले इनकी बात में जरा सा ये अनकम्प्लीट हो गई। देखिए मैंने PTI ज्वाइन नहीं की, और ना मैंने PTI के बाद पार्टी का ऐलान किया। मैंने पार्टी का ऐलान 16 दिसंबर से पहले किया था कि हाँ मैं पार्टी बनाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी जमात बना के
महाजरों को, कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को, जो जिनको आप उर्दू बोलने वाले हैं महाजिर बोलते हैं, जो भी मैं तो महाजिर कहूँगा, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको कुछ 2 दिसंबर को आपने सर आपने पीडीआई शमूलियत की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, सुनिए, जब मैंने ये देखा कि, और मेरे जितने भी दोस्त थे, मेरी कोर कमेटी, उन्होंने देखा कि पार्टी नहीं बना सकते क्योंकि पार्टी के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, मेरे पीछे फाइनेंसर नहीं है। मैं जो इमरान खान के पास, साहब के पास गया, एक तो वजह ये थी कि उन लोगों ने मुझे दावत दी थी, दूसरी ये कि मैं खुद भी चाहता था इमरान खान साहब के पास जाने के लिए, क्योंकि जब मैं जेल में था, मैं थोड़ा बीमार था, मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो इमरान खान साहब ने अपना वक्त भेजा था, मैं शुक्रिया अदा करने गया था। देखिए, मुलाकातें तमाम लोग करते हैं, मेरी अभी भी मुलाकातें पीपल्स पार्टी से भी होती हैं, APML वालों से भी होती है, इवन ये कि मुस्लिम लीग से भी, नून से भी मुझे दावत मिली हुई है, क्या है, मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन इस मुलाकात का मकसद ये नहीं कि मैंने ज्वाइन कर लिया। समझो आपने कहा कि पार्टी बनाने के लिए बड़ा फाइनेंस चाहिए होता है, तो फिर ये मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, ये भी आप ही की तरह MQM का पार्ट थे, इन्होंने कैसे पार्टी बना ली? पार्टी बनाई थोड़ी, पार्टी तो बनाई मिल गई उनको। किसने बनाई और इनको कैसे मिल गई? ये तो मैं क्या अपने मुंह से बताऊंगा, मकसद ये कि अचानक कुछ लोग आ गए, डिफेंस में एकदम अचानक ऐलान हो गया। एक सर आप नहीं बताएंगे तो किससे पता चलेगा? ये देखिए, इसमें बताने की कोई बात नहीं, ये तो तमाम लोगों को पता है कि कहाँ से आए, कहाँ थे, कहाँ से आए। दुबई में थे, दुबई से आए पाकिस्तान, दुबई से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में रहने लगे। भाई ख़याबान शहर में रहने लगे। ख़याबान शहर में आपको बड़ा इत्तेफाक होगा कि मेरी सिस्टर के घर के बराबर वाला घर इनका है, ठीक है ना। वो घर जो है कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए का घर है। ऐसे घर, लैंड क्रूज़र, प्राडो लेना रोज़ाना, ये सारे अखराजात कौन देता है? ये कोई मकसद है कि ये बताने वाली बात नहीं है, तो आवाम को बताए कि कौन लाता है, कौन फाइनेंस करता है, कौन फाइनेंसर को बताता है कि भाई इनको। सुबह जो लोग टीवी देखते हैं वो रात में पॉलिटिकल शोज इतना नहीं देखते, बड़ा आम आवाम सुबह टीवी देख रही होती है, उन लोगों के लिए आप जरा बताएं। देखिए, ये हर आदमी के ज़बान पर है कि PSP को बनाने में जो है मलिक रियाज साहब बहुत बड़े फाइनेंसर। ठीक, अब मलिक रियाज साहब को किसने क्या नाम है आमादा किया, किसने कहा? क्योंकि मैं दुबई में था जिस वक्त ये बन रही थी PSP, और मुस्तफा कमाल उस वक्त जॉब कर रहे थे मलिक रियाज साहब के पास। जॉब तो मुझे भी नहीं मिली आज तक। 10,000 दिरहम सर, वो कहते हैं मैंने इतनी मेहनत की, मैं दुबई में रहता था, उन्होंने स्काइप पे बना दिया पूरा। फिर मुझे ख्याल अचानक से आया, मेरा ज़मीर जागा, तो फिर मैं कराची के अवाम के लिए वापस आया। देखिए, दुबई में अगर किसी की 50,000 भी तनख्वाह है तो वो गुजर बसर नहीं कर सकता। ठीक, कम से कम उसकी तनख्वाह 2.5-3 लाख रुपए धर्म महीना हो तो ऐसी कौन सी खूबी थी भाई के क्या नाम है कि नौकरी करके आपने पैसा भी जमा कर लिया और करोड़ों का बंगला भी ले लिया। देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें मैं चाहता हूँ उसको सर आपको कभी अप्रोच किया किसी ने? जी, मैं दुबई में मुझे रोक दिया गया, मुझे 1 हफ्ते के लिए मेरी सफरी पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक, और इसलिए लगा दी गई कि मुझे पीछे से कोई फोर्सेस जो थी वो ये फोर्स कर रही थी कि मैं PSP ज्वाइन कर लूँ। कौन सी फोर्सेस थी? जो फोर्सेस होती हैं जो ये काम करती हैं। अच्छा, खुद मुस्तफा कमाल ने अप्रोच किया? नहीं, किसी ने नहीं अप्लाई। मेरे पास, अब लोग कहेंगे आपके पास सबूत क्या है, मेरे पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं कि मैंने इस पर दुनिया की तमाम एमनेस्टी को लेटर लिखा, तमाम लोगों को लेटर लिखा कि ये गलत है। मुझे किसी सूरत में भी, जब मैंने ब्रिटिश एम्बेसी को लिखा, मैंने ब्रिटिश हाई कमीशन को लेटर लिखा कि मुझे गैर कानूनी तौर पर रोका गया है। पासपोर्ट मेरे पास है लेकिन मेरा ऐसा लग रहा है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मेरा नाम है, मुझे सफर से बड़ा प्रेशर आप बर्दाश्त कर गए। ये MQM वाले जो 8-10 लोग यहाँ चले गए, वो ये प्रेशर बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थे? नहीं, तो उनकी भी तो तरबियत उसी पार्टी में रहते हुए थी। प्रेशर नहीं है, प्रेशर किस बात का भाई? वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो जनाब बात हो रही है MQM पाकिस्तान के हवाले से, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से क्या जोड़ तोड़ चल रहा है MQM के अंदर। इतनी टूट फूट के बावजूद भी इस मसले का कोई हल है कोई जो इस मसले को हल कर सकता है कोई जो इस मसले को लीड कर सकता है। इसी हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब भी मौजूद हैं और सलीम शहजाद भी मौजूद हैं। लेकिन मैं नफीस नईम साहब से सवाल करूँगी कि नफीस नईम साहब, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि एक सवाल के बारे में आप बड़े कॉन्शियस हैं जो आप पूछना भी चाहते हैं सर से, तो वो सवाल एक्चुअली है क्या, और डेफिनेटली वो सवाल रिलेटेड है MQM पाकिस्तान के मसले के हल के लिए। देखिए, मैं सलीम भाई से यही सवाल करना चाह रहा था कि जब 2 भाइयों में लड़ाई होती है तो हमेशा बड़ा ही आता है उसे हल करने के लिए, उसको समझाने के लिए उनको। तो क्या सलीम शहजाद साहब जो हैं
वो MQM के इन धड़ों बंदी से रोकने के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं, और क्या इनके पास कोई ऐसी गीदड़ सिंगी है या ये जा सकते हैं बहादुराबाद या PIB खुद इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए? जी सर। देखिए, मैं फारूक सत्तार साहब ने, मैं भी फारूक सत्तार साहब ही कहूँगा कि भाई, इस वक्त कहूँगा जब मैं उनसे मिलूँगा, कि उन्होंने अपने शदीद मुखालिफों को दावत दी कि आइए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़िए। उन्होंने मुझे दावत नहीं दी, लेकिन आज मैं आपके चैनल पर ये बात कहता हूँ कि फारूक भाई, खुदारा या तो आप तमाम चीज़ों को छोड़ करके, तमाम चीज़ों को भुला के कुर्बानी दें और तमाम चीज़ों को लपेट करके आप बहादुराबाद चले जाएं और जा करके इस मसले को घंटों में हल करके जो भी है वो ख़त्म कर दें। अगर मेरी ज़रूरत है आपको और आप समझते हैं कि मैं कोई किरदार अदा कर सकता हूँ, मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी ओहदे की लालच नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ मिलकर के काम करूँ, आपको सरबराह मानते हुए आपके बाजू, आपके हाथ को मजबूत करूँ। अगर आप मुझे दावत देंगे, मैं बिल्कुल बगैर किसी झिझक के मैं आपके पास आऊँगा और अपना किरदार अदा करूँगा। ठीक है, फारूक सत्तार तक आपका मैसेज तो पहुंच गया है। आपको क्या लगता है कि MQM पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, फारूक सत्तार से अब आपने गुड मॉर्निंग आज के थ्रू कह भी दिया है, आप इस मसले का हल निकाल लेंगे जब आप जाएंगे PIB? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर मुझे कामिल यकीन है। देखिए, बात ये होती है कि जब कोई आदमी बहुत गुस्से में होता है और आप भी गुस्से में आ जाएं तो मामलात हल नहीं होते। लेकिन अगर आप कुछ देर खामोश रहें और उसको जाके गले लगा लें, उसको प्यार कर लें, इवन ये कि उसका अगर पाँव भी छू ले जा करके, तो मैं समझता हूँ कि बहुत गुस्सा जो है ख़त्म हो जाता है। ये इस वक्त गले लगाने की बात, गले लगाने का वक्त है। सलीम शेख साहब, कुछ देर पहले आप गुफ्तगू हम PSP के बारे में कर रहे थे, तो आपने कहा था कि आपको कुछ फोर्सेज ने उस जानिब धकेलने की कोशिश की, आप प्रेशर बर्दाश्त कर गए, लेकिन आपके पास सारे सबूत मौजूद हैं उस बारे में। तो ये सबूत आपके पास मौजूद हैं, तो रेंजर्स ने आपसे क्यों नहीं रब्ता किया, या आपने खुद रेंजर्स के पास जाकर वो तमाम सबूत क्यों नहीं दिए? नहीं, ये रेंजर्स का मामला नहीं है, ये उन लोगों का मामला है जो बड़े इदारे हैं, जो ये रेंजर्स भी बड़ा इदारा है, उन्होंने कराची में हम कायम किया। रेंजर्स ने मुझे यहाँ बुलाया था और उनसे मेरी काफ़ी मीटिंग हुई और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई भी, उन्होंने पूछी भी मुझसे। लेकिन ये बात PSP की नहीं है। PSP एक अलग जमात है और मैं समझता हूँ कि PSP में जो लोग हैं उसमें कुछ के किरदार बड़े मशकूक हैं और मैं समझता हूँ कि वो लोग जानते हैं कि उन्होंने महाजिर अवाम पे, कारकुनान पे, लोगों पे बड़े जुल्म किए हैं और मैं अगर चला जाऊँगा तो मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता। हालांकि MQM पाकिस्तान में भी हैं ऐसे लोग, लेकिन उनकी तादाद कम है, उनकी तादाद कम है, लेकिन फिर भी गंदा और गंद होती है। लेकिन इस वक्त मैं अगर जाना हो तो मैं पीपल्स पार्टी में चला जाऊँ PSP के बजाय, लेकिन MQM मेरी तो आप MQM पाकिस्तान में जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपने देखिए मैंने शुरू में आके बोला था कि मैं MQM का कस्टोडियन हूँ। इस पौधे को मैंने पानी दिया है जब ये लगाया जा रहा था। मेरे पास आज इत्तेफाक से मैं प्रूफ नहीं लाया, मेरे पास ऐसे प्रूफ्स हैं कि मैं दिखाऊं। चलो नेक्स्ट टाइम आप लाइएगा, पीपल्स पार्टी से आपको ऑफर है, आपने कहा मैं पीपल्स पार्टी में भी जा सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी से भी ऑफर है। किस लेवल से हुई ऑफर आपको? मेरी बड़ी हाई लेवल से मुलाकात हुई, जरदारी साहब से, जरदारी साहब से मुलाकात, फरियाल तालपुर साहिबा से, जी उनसे मुलाकात हुई है मेरी, और इसके अलावा यहाँ की लोकल लीडरशिप। लेकिन सर आपका दिल क्या कहता है आप जाना पसंद करते हैं MQM में? देखिए, जो पार्टी कराची के मसाइल, कराची के अवाम के बुनियादी मसाइल जो हैं उनको हल करेगी, कराची को ओन करेगी, कराची के मसाइल को समझते हुए बग़ैर किसी तफरीक़े के महाजिर है नहीं है, अगर उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेगी या यकीन दहानी कराएगी और मुझे नज़र आएगा कि हाँ वो कुछ करना चाहती है। आपको लगता है कि MQM पाकिस्तान अब कराची के अवाम को वाकई सर्व करने के मूड में, इसलिए आपने फारूक सत्तार को कहा कि आप नहीं मूड में नहीं, ये तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि देखिए एक जमात है बिखरने जा रही है, अगर मेरी कोशिशों से वो बिखरने से बच जाए तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ये कहता है कि दिलों को तोड़ो नहीं, दिलों को जोड़ो। और आपकी बनाई हुई जमात। एक छोटा सा सर, महाजिर सियासत, महाजिर सियासत की तरफ जाएंगे आप? नहीं, मैं महाजिर सियासत करता रहा हूँ, कर रहा हूँ, करता रहूँगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि महाजिर सियासत के साथ नेशनल सियासत भी होनी चाहिए, महाजिरों को नेशनल लेवल पे आना, महाजिरों को नेशनल लेवल पर लेकर आना चाहते हैं। सर आप बहुत शुक्रिया हमारे शो के ऊपर आए। नफीस नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया, फॉर्मर मेंबर ऑफ MQM
कि हमारे साथ मौजूद थे सलीम शहजाद साहब, और डेफिनेटली अभी वो हैं ब्रेक लिंक में और सारी बातें करनी है, लेकिन जो उनका मैसेज है वो ये है फारूक सत्तार के लिए कि फारूक सत्तार के पास वो आना चाहते हैं और इस मसले का हल उनके पास है, और वो कहते हैं कि मैं ये मसला हल करा सकता हूँ। तो होपफुली जो मुत्तहिदा पाकिस्तान है वो इस पर गौर करेगी और ज़रूरी तौर पर और फौरी तौर पर सलीम शहजाद से कॉन्टैक्ट करेगी। इस हवाले से मजीद भी बातचीत होगी, इसका मजीद भी फॉलो अप देंगे। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब ब्रेक से पहले तो सलीम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे एमक्यूएम पाकिस्तान की इस वक्त की सियासी सूरत हाल पर। ज़ाहिर है कराची भी बड़ा मुतासर होता है अगर एमक्यूएम के अंदर कोई ऐसा मसला चल रहा होता है। इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं और इस वक्त हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन आज न्यूज़ की और सीनियर तज्जियाकार आसमा शिराजी साहब मौजूद हैं। आसमा शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम गुज़िश्ता कई रोज से देख रहे हैं कराची की सियासत में एक अजीब सा ये उलझाव है, हलचल है। सेनेट के टिकट्स पर ये सारा मामला शुरू हुआ, ये हो क्यों रहा है? और ये भी बताइएगा कि एमक्यूएम की तो मिसालें लोग दिया करते थे कि नज़्म ज़ब्त इस पार्टी में बड़ा है, बहुत डिसिप्लिनरी पार्टी है और आज तक कोई नज़्म ज़ब्त इस पार्टी का तोड़ नहीं सकता, फिर अब ये मामला क्यों खत्म नहीं हो पा रहे? में हो रहा है, मेरा ख्याल है कि ये लीडरशिप का फुकदान है। इसमें जो एक क़यादत होती है, जो कायद है, जो रहनुमा है, ये उसकी क़यादत का फुकदान है। मसलन डॉक्टर फारूक सत्तार जिनको के जो कि कन्वीनर हैं, जो कि सरबराह इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के, उनको जहां ये लग रहा है कि पार्टी बेशक उसकी अक्सरियत उनके साथ हो लेकिन वो फैसला पार्टी के लिए दुरुस्त नहीं है, उनको वो फैसला नहीं करना चाहिए था। अब हालत ये है कि बहादुराबाद में लोग अलग बैठे हैं, पीआईबी के अंदर लोग अलग बैठे हैं और कराची का जो वोटर है वो सबसे ज़्यादा परेशान है, वो सबसे ज़्यादा हैरान है, वो सबसे ज़्यादा दुखी है, हर्ट है कि ये उसके वोट के ऊपर जीतने वाले या उसकी जो नुमाइंदा जमात है वो किस किस्म के फैसले कर रही है। जाहिर है कि पार्टी के अंदर एक पुराने जो कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं वो भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ वो लोग भी हैं जो पैराट्रूपर्स हैं या जिनको के छाता बरदार कहते हैं या जो कि अचानक इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, अचानक एमक्यूएम के अंदर हुए। एक तरफ तो ये कहानी, दूसरी तरफ फारूक सत्तार साहब की मजबूरियां, वो ये कहते हैं कि जी ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ हमें लेके चलना है ताकि वो ब्रिज बने रहे इदारों के और उनके दरमियान और वो अपनी जो पार्टी का रिवाइवल है वो भी करें। और फिर जाहिर है कि पार्टी के पास वो सिचुएशन इस वक्त नहीं है जो कि अल्ताफ हुसैन साहब के दौर में होती थी कि पैसा भी ठीक है, पार्टी जैसी पहले चंदा भी तो होता नहीं है। था। अच्छा साहिबा, ये सारा मसला एक्चुअली है क्या? कामरान टिसौरी का मसला है, इक़्तिदार का मसला है? क्योंकि अब तो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि आमिर खान ग्रुप और फारूक सत्तार ग्रुप के दरमियान जो भी चल रहा है ये सब वाजे है। ये इक़्तिदार की जंग है या फिर कामरान टिसौरी के पास कौन सी तिजोरी है? देखिए, ये इक़्तिदार का मसला नहीं है, ये मफादात का मसला है। अच्छा। और जाहिर है कि ये इस वक्त मसला मफादात का ओपन हो गया है। ये पहले तो अंदर ही अंदर चलता रहा और उसके ऊपर बात हो रही थी, एक जवार भाटा उठ रहा था और उसके बाद एक ग्रुप ऑफ एम है। अगर तो फारूक सत्तार साहब उससे निकल के खेलेंगे तो उनको भी नुकसान होगा और पार्टी को भी नुकसान होगा। इस मफादात की जंग को मफादात ठीक है। आसमा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थी और एमक्यूएम पाकिस्तान जो सूरत हाल है उस पर अपना तज्जिया, अपना तबसरा पेश कर रही थी और कह रही थी कि इख्तिदार की ये जंग नहीं है, ये मफादात की जंग है। तो इस मफादात की जंग से निकलकर एक जो क्रिकेट की जंग है उसकी जानिब जरा हम चलते हैं। क्रिकेट की जंग की जानिब जाएंगे और क्रिकेट की ये जंग जो है ये एक ऐसी जंग है जिसमें कोई भी टीम जीते या हारे, जीत पाकिस्तान की होगी। जी हाँ, बात हो रही है पीएसएल की। क्रिकेट के शायकीन अब हो जाएं तैयार क्योंकि कराची में क्रिकेट की रौनकें बिलाखिर बहाल होने को है। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन का आगाज 22 फरवरी से होगा। कैसे हैं सर? जनाब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए? बिल्कुल ठीक ठाक। पीएसएल का फाइनली अब आगाज होने जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कराची के लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि इसका फाइनल जो है वो कराची में होने जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? देखें, एज ए कराचीआइट इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती कि 25 मार्च जो है वो कराची में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का दिन है। तकरीबन 9 साल बाद पाकिस्तान में जब से इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हुई थी तो 9 साल बाद अब कराची में इंटरनेशनल सितारे जगमगाएंगे। मेरे ख्याल में मैं चूंकि कराची में रहता हूँ, आप लोग भी कराची में रहते हैं, तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि हमारी जिंदगी में शायद ये कराची में हमें इंटरनेशनल क्रिकेट होती हुई नजर ना आए। लेकिन एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, लेकिन शायकीन क्रिकेट को मेरा थोड़ा सा
जब्त का भी मुजाहरा करना होगा और बहुत बहुत सब्र का भी मुजाहरा करना होगा। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, अपना तजिया, अपना तबसरा पेश किया और आपकी तरह हम भी बहुत खुश हैं कि ज़ाहिर कराची में ये इवेंट होने जा रहा है और अब सबकी जिम्मेदारी है कि वो मिलकर इसको कामयाब बनाएं। मैं यही सोच रही थी कि जब सारे कराची आईटी जाएंगे ये मैच देखने के लिए तो कितनी ज्यादा जगह की प्रॉब्लम होगी, कितने ज्यादा ट्रैफिक के प्रॉब्लम होंगे, लेकिन हम लोग में से ये कोई सोच ही नहीं रहा है। हम सब ये सोच रहे हैं कि जी मैच होने जा रहा है, वो भी हमारे नेशनल स्टेडियम की रेनोवेशन की जा रही है, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है ताकि पहले से ज्यादा लोग वहां आ सकें। गुड मॉर्निंग। आज ने सबसे पहले नेशनल स्टेडियम के बारे में ये रिपोर्ट भी बताई थी कि नेशनल स्टेडियम में जो है वो काम स्टार्ट हो गया और कितना ज्यादा जो है इसको फंड किया जा रहा है और बेहतर बनाया जा रहा है। तो फाइनली अब नेशनल स्टेडियम भी रेडी हो गया है और कराची के अवाम भी रेडी है, बस PSL का फाइनल होने को है। सो हियर वी गो फॉर अ ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब अब कुछ हम बात करते हैं माशरे के उस पहलू की कि हर इंसान उस चीज़ से जुड़ा होता है। जब भी कहीं किसी घर में शादी होती है तो सबसे पहले सबसे बड़ा मसला जहेज़ का आता है कि हर एक ने जहेज़ देना है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, और हर एक बंदा यही कोशिश करता है कि अपनी इस्तिताअत से बढ़कर वो अपनी बेटी को जहेज़ दे। और हमारे माशरे में अब ये एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है कि लोग बड़ी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो गरीब हो, और उन पर ये बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। और अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो इसमें जहेज के हवाले से ये कहा जाता है कि एक लानत की तरह है, लेकिन इसी हवाले से लोगों के मुख्तलिफ जो है वो सोच भी है और लोग मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इस हवाले से प्रेशर भी डालते हैं। इसी हवाले से गुड मॉर्निंग आज ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया, आइए आपको दिखाते हैं। जहेज अरबी जबान का लफ्ज जिसके मायने सामान, वो सामान जो वालिदैन बेटियों की शादी पर अपनी खुशी से उन्हें देते हैं, मगर आज के इस दौर में ये एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जहेज एक ऐसी फरसूदा रस्म है जो हमारी जड़ों में बैठ गई। वालिदैन बेटी की पैदाइश के साथ ही जहेज जोड़ना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपनी बच्ची को इज्जत के साथ रुखसत कर सकें। अक्सर औकात जहेज न होने की वजह से खवातीन पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है और वालिदैन जहेज न देने की इस्तात की वजह से अपनी बेटियों की शादियां नहीं करवा पाते। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ से जायद लड़कियां जहेज न होने के सबब वालिदैन के घर में बैठी बूढ़ी हो रही हैं। तो जनाब एक बड़ा मसला है जहेज़, और कई रिश्ते भी इस बिना पर टूट जाते हैं, कई रिश्ते इस बिना पर नहीं बन पाते। शरीयत इस बारे में क्या कहती है, इस्लाम में जहेज़ की क्या हैसियत है, इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, स्टूडियोज़ आप आए। इस्लाम शरीयत क्या कहती है जहेज़ के बारे में? अगर कोई गरीब है, उसके पास इतनी सख्त नहीं है कि वो अपनी बेटी को जहेज़ दे सके, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें दे सके, क्या करना चाहिए उसको? नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। देखिए कि दीन इस्लाम दीन रहमत है। हमारा दीन इस्लाम हमें शिद्दत की तरफ नहीं ले जाना चाहता, बल्कि हर अमीर गरीब को एक बेहतरीन पैगाम दिया है। हमारे लिए उस्वा हसना हमारे सामने हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए मशअल राह है, उस्वा हसना है। जहाँ तक जनाब के सवाल का ताल्लुक़ है, जहेज़ दीन इस्लाम के अंदर सुन्नत है। अंबिया किराम ने इसकी कोई शरई ममानियत नहीं है, शरीयत ने मना नहीं किया कि जहेज़ न दो, बल्कि दिया है रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और बनी इसराइल के पैगम्बरों ने अपनी बेटियों को जहेज़ का सामान दिया है। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत सारा जहेज़ का सामान दिया। तो इसी तरह रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी लख्त जिगर लाडली बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भी जहेज़ दिया है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरीके का जहेज़ दिया है कि आने वाली नस्लों का ख्याल रखा है रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कनात पसंदी के साथ, यानी कि एक रज़ाई और तकिया और उसमें मुख्तसर सा सामान है, 2 चक्कियाँ हैं, कोई मिट्टी के बर्तन हैं, मुख्तसर सा सामान। तो इसमें ज़्यादा जो अहमियत दी गई है जहेज़ से ज़्यादा वो निकाह के ऊपर है। इस्लाम ने कहा कि हक महर अदा करो और निकाह कर लो और उसमें वलीमा करो, ये सुन्नत है।
वलीमा में भी ये नहीं कहा कि इतने खाने बनवाओ तो वलीमा होगा, फरमाया मुख्तसर ही कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जितने वलीमे किए हैं उसमें सत्तू और घी का इंतज़ाम किया। तो ये मुख्तसर होता था वो वलीमा उस ज़माने में, उस वक्त में। तो अब कोई उम्मती उस सुन्नत को अदा करे तो एक तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत अदा हो जाएगी, फिर मुआशरा और सोसाइटी उसे ये ताना नहीं दे पाएगी कि आपने इतना ही किया। अरे ताना नहीं दो, बल्कि ये कहो कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर चाहते जहेज का सामान अपनी लाडली बेटी जो जन्नत की औरतों की सरदार है बेशक, तो उसे चाहते तो अपने सहाबा को हुक्म देते, उनका घर भर के देते। बल्कि रिवायतों में ये आता है कि हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने घर जो लिया वो किराए पे हासिल किया है, और एक ज़िरहा बेची, तकरीबन वो 480 दिरहम की थी, वो बेच करके सारा सामान अपने घर का लिया। फिर बड़ी खूबसूरत बात आपकी नज़र करना चाहता हूँ, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर चाहते तो अपनी बेटी का रिश्ता अमीर कबीर लोगों में कर देते, ऐसा भी नहीं किया। बल्कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता पहले हजरत अली से तय किया, पहले रिश्ता तय किया। जब रिश्ता हो गया उसके बाद हुजूर पूछते हैं अली कोई सामान भी है आपके पास शादी का? क्या बात है। अब ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसको अपना दामाद बना भी लिया है, करीब बिठा भी लिया है, बेटी भी दे दी, उसके बाद फिर पूछते हैं क्या कोई सामान भी आया आपके पास? अर्ज करते आका कुछ नहीं, एक ज़िरा है। तो वो हजरत उस्मान गनी को बेची, उन्होंने ये पैसे दिए। मेरा ईमान ये कहता है अगर हुजूर चाहते अबू बकर को, उस्मान को, हजरत उमर को हुक्म देते तो ये लोग इतना सामान देते कि घर भर जाता बेटी का। मगर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, बेटियों वालों, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है। जब बेटी घर में आए तो मायूस नहीं हो जाया करो। वो बेटी अपना रिज्क, अपना माल, अपना मुकद्दर साथ लेके आती है। जब वो लेके आती है फिर मायूसी की क्या बात है। वो जिस घर में जाएगी, देखिए बुखारी शरीफ की एक हदीस है, हदीस ये कि औरत से शादी 4 किस्म पर की जाती है। एक तो उसका हुस्न और जमाल, एक उसकी माल दौलत, एक उसका हसब और नसब, और आखिरी बात है उसका दीन देखा जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो 3 चीजें जो है वो तो आर्जी हैं। हुस्न जमाल भी एक दिन खत्म हो जाता है, माल दौलत भी खत्म हो जाता है, हसब और नसब भी काम नहीं आता, सिर्फ दीन रह जाता है, जो दुनिया में भी काम आता है, आखिरत में भी काम आता है। अब जो आपका असल सवाल था, मुझे इजाजत दें तो मैं उस सवाल की तरफ आ जाता हूँ। देखिए कि अब जो इस मुआशरे के अंदर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हम जहेज की बात कर रहे हैं, हम रिश्ते ढूंढते हैं। दरअसल जो हमारे लोग सुबह से निकलते हैं शाम तक रिश्ता ढूंढते हैं लड़कियों का, वो रिश्ता नहीं ढूंढ रहे होते बल्कि वो जहेज ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कहीं से कहीं। मेरा एक दोस्त है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत बंगला बनवाया यहाँ गुलिस्तान जौहर में, मुझे दावत दी तो मैं गया, तो मैंने कहा ये तो माशाल्लाह अच्छा बंगला बनवा लिया, तो इसमें फर्नीचर नया नहीं रखा? कह नहीं, मेरे 2 बेटे हैं, उनकी शादी करूंगा और उनसे डिमांड करूंगा कि इतना फर्नीचर लो कि मेरा ये घर भर जाए। अब बताइए कि जिस माँ बाप की ये सोच हो कि ऐसी लड़कियां, फिर अब वो आज भीख मांगने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आपने उनको कोई हिदायत की? भीख मांगने के तरीके हैं। ये जरूरी नहीं होता कि जो रोड पे खड़ा होकर भीख मांग रहा हो, बल्कि कोई घर में बैठ के सफेद पोशी में लिबोड़ के भी। बहुत खूबसूरत बात आपने की है मुफ्ती साहब, बहुत खूबसूरत बात की है। इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जहेज के हवाले से हम बात करें कि जहेज के इस अजाब से कितना छुटकारा पाया जा सकता है, हमारी सोसाइटी में ये रस्म आम क्यों होती जा रही है, इस हवाले से मजीद डिस्कशन करेंगे। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। प्रोग्राम एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और बात कर रहे हैं इस्लाम में और शरीयत में जहेज़ की हैसियत की। हमारा मज़हब तो हमें ज़ाहिर है दीन इस्लाम में हर मामले में ही सादगी, क़नाअत और मियाना रवि का दर्ज देता है। मुफ्ती इकबाल नजबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ही मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती साहब, क्या हमारे दीन इस्लाम में कोई हद मुकर्रर की गई है जहेज़ की कि आप इतना ही जहेज़ दे सकते हैं? जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसमें कोई कैद नहीं है, हद नहीं मुकर्रर कर दी, बल्कि ज़िंदगी गुजारने की जो चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, वो बच्चियों को तकरीबन हर घराने में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग दिया करते थे। तो वो ज़रूरी चीज़ें दे दो।
अब ये जो हिर्स और हसद की बुनियाद के ऊपर जहेज है, दरअसल हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं यहाँ ढेर सारे मज़ाहिब पाए जाते हैं, ख़ासकर हमारे अंदर वो रस्में जो हिंदवाना रस्में हैं वो आ चुकी हैं। अब इस जहेज़ को इस वक्त हम कहते हैं ये जहेज़ बहुत बड़ी लानत है। वो लानत तब बना है जब कई घराने बर्बाद हुए, कई बच्चियों के वो निकाह इस वजह से रुक गए कि वो बाहरी जो है ना भारी जहेज नहीं ला सकते, सामान नहीं ला सकते, उनको तरह तरह के ताने मिलते हैं। या पहले बोल दिया जाता है, भीख मांगने का मैं अर्ज कर रहा था, एक तरीका होता है जब लड़के वाले ये डिमांडें करते हैं कि देखिए जी आप अपनी बेटी दे रहे हैं तो इनको गाड़ी भी दे देना ताकि आने जाने में कोई दुश्वारी ना हो। ये भी एक भीख मांगने का तरीका है। बाकी आप एसी एयर कंडीशन देंगे, फ्रिज देंगे, ये सामान देंगे, वो तो आप अपनी बच्ची को ही देंगे। ये एक भीख मांगने का तरीका है। हालांकि ये डिमांड नहीं करनी चाहिए थी लड़कों वालों को। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा लड़का आए तो लड़की वाले भी उसे कबूल कर ले। अच्छे से मुराद ये है कि वो दीनदार हो, उसके इखलाक अच्छे हों। मगर हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में मामला इसके बरअक्स है। हम पहले ये देखते हैं कि उसका कारोबार हो, उसकी नौकरी हो, उसके पास इतना पैसा हो, बिजनेस हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये तमाम चीज़ें हों, बल्कि वो जो बच्चे पैदा होंगे उनके लिए भी पहले से जमा कर रखा हो। ये कुरान और हदीस के ऐसी सोच रखना या करना ये मनाफी है। इसको कुरान और हदीस ने मना किया कि इस तरीके से नहीं, लालच की बुनियाद पे निकाह नहीं करो। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक कौल है, मैंने किताबों में पढ़ा है, वो फरमाते हैं कि बात यह है कि जब अल्लाह ने तुम्हें निकाह का वादा फरमाया कि तुम निकाह करो और बेहतर रिस्क मिलेगा, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं तजर्बा ये है कि ऐसा करने से अल्लाह ताला रिस्क बढ़ा देता है। अब कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके भारी जहेज तो आए, घर तो भर गए, चंद दिनों के बाद वो घर बर्बाद हो गए, वो उजड़ गए, वो जहेज भी जाता रहा। सबसे असल चीज तो इंसानी जिंदगी थी। हमने इंसान की कद्र मंजिलत को छोड़ दिया है, इंसान को तो अहमियत दी नहीं और चीजों को अहमियत देने लगे कि ये चीजें आज साहब आपकी चीजों को अहमियत देते हैं लोग। अच्छा, जो लोग इस तरह से लालच दिखाते हैं, जो इस तरह से लालच करके कहीं रिश्ता तय करते हैं, उनके लिए क्या अहकामात हैं, उनके लिए क्या इकदाम करने चाहिए? ये तो तमाम जिम्मेदारी हमारी रियासत की होती है। उलमाए किराम अपना मेहराब और मिंबर का किरदार अदा करें, मीडिया अपना किरदार अदा कर रही है, रियासत ऐसे कवानीन बनाए जो इनके वो इर्द गिर्द जो है ना घेरा तंग करे, इनको कानून के शिकंजे में लाए। जो इस तरीके की शादियां करते हैं या ऐसे झांसा देते हैं या ऐसे मामलात चलाते हैं, हमारे यहाँ कानून कुछ बने हुए हैं तो उन पे अमल नहीं है। अब जो बाकी अहबाब वो बनाते नहीं है कानून, जिनको हम मुंतखब करते हैं, जिसकी रियासत की जिम्मेदारी होती है, इदारों की जिम्मेदारी होती है, वो ऐसे कवानीन बनाए इंसानों की फलाह बहबूद कलामी की माजरत। अभी कुछ अरसे पहले ही जहेज की एक हद मुकर्रर करने के लिए एक बिल से मुतालिक बात हो रही थी। शायद सिंध असेंबली में बिल पेश भी किया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी के अपने ही वज़रा ने जो कि हुकूमत में, उन्होंने इसकी मुमानत कर दी। 50,000 वो हद मुकर्रर करने की बात की गई थी, लेकिन चूंकि वो वज़रा बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं तो ज़ाहिर है उन्हें तो अगर हद मुकर्रर भी हो जाए तो वो छुप के जहेज देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। वो बड़े बड़े जिम्मेदार जिनको उर्फ आदा कहा जाता है, वो जाहिल होते हैं, वो अनपढ़ होते हैं। हमने उनकी तालीम और तरबियत को देखा है, वो क्या वो खुद वो दीन को, कानून को समझते नहीं हैं, तो वो इसके ऊपर अमल या बनाने की क्या अपना वो देंगे, राय देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो जो पढ़ा लिखा तबका है उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, मेहराब मिंबर को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। आज जुमा है, हमारे पीछे कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, आते मस्जिद के अंदर, वहां भी ये आवाज बुलंद की जाए, समझाया जाए लोगों को, कोई एक हद मुकर्रर कर दी जाए कि इतना ये पाकिस्तान के अंदर शादी के ऊपर देंगे। जैसे हम एक निकाह करते हैं, निकाह में शरीयत के अंदर है कम से कम जो है हक महर है वो 10 दिरहम है, ज्यादा जितना दो उसकी कोई कैद नहीं है। हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक वो हक महर अदा करता है। कुछ ऐसे भी नौजवान होते हैं जो हक महर लिखवा देते हैं और देते नहीं हैं, बल्कि उल्टा वो ये कहते हैं अपनी बीवियों को कि आप माफ कर दे मुझे। वो ऐसी भीख मांगते हैं हक महर की, कहते रहते हैं हमें माफ कर दो। तो वो बेचारियां वो जुल्म जबर में आके, उनके प्रेशर में आके
वो कुछ ऐसी बच्चियां होती हैं जो अपना घर बचाने की खातिर वो माफ़ भी कर देती हैं। तो मेरा अर्ज यही है कि ये कवानीन बनाने पड़ेंगे, ये रियासत की जिम्मेदारी है। हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में ऐसे कवानीन लाए जो बिल्कुल हम अमल करें, जो कुरान और हदीस के मुनाफी ना हो, कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक हों, जो कुरान हदीस के तकाजे हैं वो पूरे किए जाएं। तो अगर हम ये कर लेंगे तो कई घरानों की गरीब बच्चियां आबाद हो जाएंगी। गरीब बच्चियां आबाद हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुफ्ती साहब आप। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो भी लड़की होती है वो अपना नसीब खुद लेकर आती है, उसके नसीब से ही आपके घर में जो है वो ऑब्वियसली रौनक होती है। लेकिन बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो सिर्फ इस वजह से उनकी बच्चियों की शादियाँ नहीं हो पाती हैं कि वो जहेज़ जमा करने में लगे रहते हैं और फिर उनके साथ जो है लोग डिमांड्स भी रख देते हैं। और फिर इसी तरह से लड़के वालों के साथ भी आजकल यही देखने में आता है कि बहुत से ऐसे घराने भी हैं जहाँ पर वो लड़के इस तरह के ढूंढते हैं कि उनके पास हसब हो, नसब हो, पैसा हो, बेशक इखलाक अच्छा हो या नहीं हो, इससे दरकिनार उनको लालच ही होती है कि हम अगर अपनी बेटी दें तो हम इतने बड़े घराने में दें। ये तो हमने अपने रसूल के दीन की तालीम को झुठलाया है ना। अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को झुठलाया है तो हालात भी आपके सामने हैं, हालात भी आपके सामने हैं, मुआशरा भी आपके सामने है। मैंने अपने बच्चों की शादियां की, बेटों की शादियां की, जहां रिश्ते लेने गए हमने कहा सिर्फ हमें बच्ची चाहिए और जो कुछ उनके नसीब में था वो दिया। मेरे पास बंगला नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, कुछ नहीं था। जब बच्चियां लेके आए, बहुएं आ गई, बच्चे हुए, अब अल्लाह ने गाड़ियां भी दे दी हैं, बंगले भी दे दिए, तो सब कुछ तो मिल जाता है। अब बड़ा पोता जो है वो ज़ैनुल आबिदीन है, छोटी फातिमा है। जब अल्लाह ने वो बच्चे अता किए हैं तो सब कुछ मिल गया है। इसी तरह एक पोते का नाम हसन है और एक वो अभी हाल में हुई थी ज़ैनब हुई थी। तो जैसे अल्लाह ताला उनको भेज रहा है तो उनका रिज्क भी साथ भेज रहा है। अब ये हमारी गलत सोच है कि हम कहते नहीं बच्चे होंगे, अखराजात बढ़ जाएंगे। भाई हम अखराजात पूरे करते हैं। वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाअ बिगैर हिसाब, वो रिज्क तो बगैर हिसाब के वो अता करता है जो मालिक है सारी रियासत अगर इस सिलसिले में अपना किरदार अदा नहीं कर रही, कोई कानून साजी नहीं कर रही, तो एक आम आदमी की इस्लाह के लिए उलमा क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, उलमा किराम को किरदार अदा करना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ उलमाए सू नहीं, उलमाए हक जो हैं वो किरदार अदा करते रहे हैं। उलमा के पास जब भी कोई आया उन्होंने कहा बेटी की बच्ची की शादी करनी है तो हम निकाह की फीस अदा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा आप करें, फीस की जरूरत नहीं, हम निकाह पढ़ा देंगे। ये उलमा का किरदार। कई घराने ऐसे हैं जी हमारे पास जहेज नहीं है, कुछ बच्ची को जरूरी चीजें, क्या क्या चाहिए, इतने सूट चाहिए। उनको उलमाए किराम आगे बढ़ के, हमारे अकीदतमंद होते हैं, मुरीदून होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, मसाजिद मदारिस को चलाते हैं, वेलफेयर ट्रस्ट को देखते हैं, जैसे हमारा सैलानी है, आलमगीर है, दीगर हैं, अल मुस्तफा वेलफेयर है, ये हमारे इदारे हैं। ये लोग मदद भी करते हैं, देते भी हैं। कई घरानों की शादियां भी कराते हैं। मिसाल के तौर 500 अफराद की शादियां एक साथ इज्तमाई तौर पे शादियां हो जाती है। तो जो थोड़ा थोड़ा सामान होता है उनको वहां पे दिया जाता है। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान में सोच बदलनी हो उन लोगों को जो जहेज जैसी लानत के अंदर जकड़ गए, जिनकी सोच ये कि बच्चियां जहेज लाएंगी तो हम बेटे की शादी करेंगे, अगर जहेज वाला रिश्ता नहीं मिलेगा तो हम शादी नहीं करेंगे। इसी में मुआशरे के अंदर बहुत बड़ी बर्बादी होगी जब नौजवान शादी नहीं करेगा। हुजूर फरमाते हैं जो शादी की इताअत रखता है वो निकाह न करे वो हम में से नहीं है। अब जो पैगंबर के गिरोह से निकल जाए, उम्मत से निकल जाए, तो बाकी क्या रह जाता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।